हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? और हम लोग बैंकिंग इन इंडिया पढ़ेंगे आज। मॉनेटरी पॉलिसी हम लोगों ने देख लिया, आरबीआई हम लोगों ने देख लिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम भारत में बैंकिंग क्षेत्र, जो हमारा खंड बचा था, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बैंकिंग इन इंडिया में हमको क्या क्या देखना है, सबसे पहले तो हम उस पे आते हैं। तो बैंकिंग इन इंडिया में सबसे पहले हम देखेंगे बैंकिंग का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। ये पूरा फैक्चुअल पोर्शन है और इसमें समझने का वैसा कुछ नहीं है। इसमें समझने का वैसा कुछ नहीं है, ये पूरा एक फैक्चुअल पोर्शन है। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? दूसरा जो हम पढ़ेंगे दैट इज, सबसे पहले पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सबसे पहले हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। उसके बाद हम देखने वाले हैं उसके बाद हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक, यानी निजी क्षेत्र के बैंक। उसके बाद हम देखेंगे निजी क्षेत्र के बैंक। उसके बाद अगला जो हमारा रहेगा दैट विल बी फॉरेन बैंक्स। दैट विल बी फॉरेन बैंक, और उस फॉरेन बैंक से यानी विदेशी क्षेत्र के बैंक। विदेशी क्षेत्र के बैंक। उसके बाद चौथा हमारा रहेगा दैट विल बी अ डिफरेंट कैटेगरी, दैट इज डिफरेंशियल बैंक। दैट विल बी डिफरेंशियल बैंक। विभेदीकृत बैंक। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, एंड द लास्ट वन इज होलसेल बैंक, बट इट इज प्रपोज्ड। ओनली प्रपोज्ड, ये प्रस्तावित है। अब इन सब का जो फुल फॉर्म है, क्योंकि बहुत सारे सोना बाबू लोग ऐसे होंगे जो बार बार फुल फॉर्म का रट लगाए बैठेंगे, लेकिन सोना बाबू सब आप लोग ध्यान रखिए, इसका फुल फॉर्म उसी समय हम समझेंगे जब हमको वो खंड पढ़ना रहेगा। उससे पहले उसका फुल फॉर्म जान करके हमको कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं होगी, इसीलिए हम लोग उसी समय इसको पढ़ेंगे।
तो ये सारा जो रहेगा वो हमारा आज के बैंकिंग में रहेगा। सबसे पहले बैंकिंग का इतिहास है, और बैंकिंग का इतिहास जो है वह अगर देखा जाए तो बैंकिंग का इतिहास पूरा एक फैक्चुअल पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक पे आएंगे, फिर प्राइवेट, फिर फॉरेन, और फिर आएंगे डिफरेंशियल बैंक पर, ठीक है। फिर आएंगे डिफरेंशियल बैंक पर, और फिर हमारा जो एक खंड बचेगा दैट विल बी नॉन बैंक, दैट विल बी नॉन बैंक, यानी जो बैंक नहीं है, जो बैंक नहीं है उस पर आएंगे। और इसमें एक चीज हम पढ़ेंगे AIFI, यानी ऑल इंडिया फिनेंशियल इंटरमीडियरीज, ऑल इंडिया फिनेंशियल इंटरमीडियरीज, अखिल भारतीय वित्तीय मध्यस्थ, और इसके अंतर्गत आएगा एग्जिम बैंक, दूसरा आएगा नाबार्ड, तीसरा आएगा तीसरा क्या है, सिडबी या नेशनल हाउसिंग बैंक, चौथा आएगा सिडबी, और पहले 4 ही थे ये, अभी रिसेंटली एक और बना है नेशनल बैंक फॉर फिनांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 5 आएगा। पांचों का फुल फॉर्म हम लोग बाद में देखेंगे, पांचों का जो फुल फॉर्म होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। जिनको भी बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है या जिनको आवाज की प्रॉब्लम है, तो जिनको बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है वो ऊपर में एक सेटिंग का बटन है, वहां पर जाएंगे और अपनी क्वालिटी को 720 कर लेंगे। जिनको आवाज या साउंड गूंज रहा है वो वापस से बैक करेंगे, बैक करने के लिए मोबाइल में बटन होता है, या फिर स्लाइड करेंगे और फिर वापस से री एंटर करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग इतने विद्वान तो जरूर हैं, इतनी विद्यता आपके अंदर होगी जो आप ये काम कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इतने विद्वान तो आप लोग होंगे, तो इतना तो कम से कम होगा, ठीक है। जैसे ही ये बैंकिंग वाला खंड खत्म हो जाएगा, हम लोग एक MCQ का जो राउंड है वह रखेंगे, जो हो सकता है कि हम लोग इस सैटरडे को रख लें, या फिर यह भी संभव है हम लोग एक राउंड MCQ का रखेंगे जिसमें हम लोग नेशनल इनकम और बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी, इन सारे खंडों के MCQ को हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हमको यह भी पता चल जाएगा कि भैया हमको क्या क्या जो है वह पढ़ना है और कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सर बहुत फास्ट है, हम जो है वो नोट नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटा एक काम करो, वीडियो को रिकॉर्डिंग मोड में देखना और उसको स्लो कर लेना, ठीक है प्यारा मेरा लाल। ठीक है लाल, चलो तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम बैंकिंग का इतिहास जान लेते हैं, जो कि एक फैक्चुअल पार्ट है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश सारी चीजें दोनों में है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार में एक ही दिखाया जाता है, ताकि अब दूसरा कहां दिखाइएगा, बोर्ड तो इतना ही है ना। अगर आपको कोई बोल दे कि एक बार में 10 रोटी तो नहीं खाइएगा, बारी बारी से खाइएगा, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले है यहां पर हम लोग देख सकते हैं स्टार्ट जो है ना वो हम लोग बैंकिंग के इतिहास का कहां से कर रहे हैं,
तो अगर हम बैंकिंग के इतिहास का स्टार्टिंग करें तो हमको क्या क्या दिखता है वो देखिए। उसके बाद ये तो 1958 है, इसके पहले भी जो है ना वो बैंकिंग का इतिहास है। तो यहां से हम लोग चीजों को बेसिकली देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली 1770 से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 1770 में क्या हुआ, सारा कुछ याद नहीं रखना है, जो आपको याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 1770 में हिंदुस्तान या बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई और यह स्थापना कलकत्ता में हुई। और यह जो बैंक था, यह बैंक यूरोपियन स्वामित्व में था, मतलब इस बैंक का जो स्वामी थे वह एक यूरोपियन बॉडी था। ठीक है, यानी यह भारतीय संस्था नहीं थी, स्वदेशी नहीं था। ठीक है, ये क्या है भैया, कॉल आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा है 1806। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। ठीक है, और बैंक ऑफ बंगाल जो है वह एक पहला प्रेसिडेंसी बैंक बनता है। यह 1806 की घटना है जब बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। फिर 1844 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है। फिर बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि 1861 में ये जो बैंक ऑफ बंगाल है, ये बैंक ऑफ बॉम्बे है और ये बैंक ऑफ मद्रास है, यह तीनों बैंक आपस में मिल जाते हैं और इन तीनों बैंकों को एक तो करेंसी छापने का अधिकार मिल जाता है 1861 में। ठीक है, 1865 में इलाहाबाद बैंक शुरू होता है और यह बैंक भी वापस से यूरोपियन स्वामित्व वाला ही बैंक होता है, मतलब इसके भी मालिक जो है वह इंडियन नहीं होते हैं। पहला जो भारतीय स्वामित्व वाला है वो 1894 है। तो आप जो मैंने घेरा वो याद रखेंगे और चूंकि पहला है तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो 1894 में पहली बार जो है वह पीएनबी की स्थापना हुई, जिसमें लाला लाजपत राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो ये पीएनबी बैंक था। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई। अब इतना ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि आप अगर बीपीएससी परीक्षा के अलावा या बीपीएससी या बिहार के अन्य एग्जाम्स परीक्षा के अलावा अगर आप बैंकिंग की परीक्षा दे रहे हैं तब उसके लिए ये जरूरी पड़ेगा। 1921 में सबसे खास घटना हुई है जो आपको ध्यान रखना है। ये जो बैंक ऑफ कोलकाता था, ठीक है, तो ये जो बैंक ऑफ कलकत्ता प्लस मुंबई और प्लस चेन्नई, इन तीनों को आपस में मिला दिया गया और बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों बैंक यानी जो 1806 में, 1840 में और 1843 में जो ये तीनों बैंक थे, इनको आपस में मर्ज करके बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही इन फ्यूचर आप देखेंगे कि जब आगे जाएगा तो यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनेगा आपका एसबीआई। यही जाकर के बाद में 1955 में एसबीआई बनता है। 1921 के बाद ये 1955 में यही जो है वह एसबीआई बनता है। यही बनता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी। ठीक है, और 1940s में कई छोटे छोटे जो रियासत थे ना, देसी रियासत, आपको पता होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कि भारतीयों पर अंग्रेजों ने जब शासन किया तो एक तो प्रत्यक्ष तौर पर शासन किया और एक अप्रत्यक्ष किया। वहां पर राजाओं को बिठाकर रखा, कंट्रोल ब्रिटिशर्स ही थे, उनको हम रियासतें कहते हैं। तो रियासतों का अपना कुछ कुछ बैंक था। ठीक है, रियासतों का अपना जो है वह कुछ कुछ बैंक रहा है। क्लियर है जी। उसके बाद 1948 में भारत में हैदराबाद का विलय हुआ और इसके लिए ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया गया था। इसका बैंकिंग चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि क्रोनोलॉजी में आता है इसलिए मैंने आपको यह बता दिया। ऑपरेशन पोलो नीचे लिखा है हैदराबाद के लिए, यहां पर उसका अंग्रेजी भी लिखा हुआ है। ठीक है,
इसके बाद जो देखिएगा तो 1951 में आपको पता है, आगे हम पढ़ेंगे भी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 में लागू हुआ। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ 1953 में। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। यानी अगर हम कहें कि भारत में पहला ऐसा बैंक जो सरकारी बैंक बना है वो कौन है, तो वो एसबीआई है। हालांकि भारत में नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया बाद में शुरू हुई है, जिस पे हम थोड़ी देर में प्रकाश डालेंगे, उस पर विल थ्रो सम लाइट ऑन दैट कि व्हाट इज द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, उसको हम पढ़ेंगे। उसके लिए अभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, अभी हम बस हिस्ट्री देख रहे हैं। अब देखिए उसके बाद 1956 में एलआईसी आया है, तो जितनी भी प्राइवेट बीमा कंपनियां थी सबका सरकारीकरण हुआ इसके माध्यम से। 1957 में केरल में पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी है। ये सब सवाल जो है वह पूछता है, ठीक है, तो ऐसा मत, मैं आपको टाइमलाइन से समझा दे रहा हूं ताकि क्या फायदा होगा, ताकि आप मतलब कोई भी अगर इवेंट आया है जिसका बैंक से लेना देना नहीं भी है, वो भी इवेंट आप इसमें कनेक्ट कर लेंगे, और ये सब पीवाईक्यू से ही लिया हुआ है। 1961 में गोवा दमन द्वीप को भारत में विलय हो गया, जिसको हम ऑपरेशन विजय कहते हैं। 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का आपस में इसको भी मिला दिया गया है। 1969 में 14 बड़े निजी बैंक राष्ट्रीयकृत कर गए। ये हम अभी कुछ देर के बाद इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद 1972-73 में जीआईसी एक्ट आया। जीआईसी इज द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, क्लियर है। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और एलआईसी में क्या अंतर होता है, तो जब जीवन बीमा होता है तो उसको हम एलआईसी कहते हैं लाइफ के लिए। लाइफ के अलावा कोई भी इंश्योरेंस है, जैसे मान लो चोरी का इंश्योरेंस आप करा के रखते हैं, कोई भी अदर इंश्योरेंस लाइफ के अलावा, वो जनरल इंश्योरेंस में आता है। तो जनरल इंश्योरेंस की भी जो प्राइवेट कंपनियां थी उनको मिलाकर के सरकारी कर दिया गया, ठीक है। 1980 में, यानी 1969 में 14 बैंकों को किया गया था, और 1980 में और 6 बैंकों का हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक है। 1991 में बैंकिंग से रिलेटेड एक समिति बनी थी, जिसका उद्देश्य था कि भारत में बैंकों को कैसे सुधारा जाए। तो यह बैंकिंग सुधार की समिति बनी, जिसका नाम क्या है, नरसिम्हम समिति, जिसका नाम है नरसिम्हम समिति, जो 1991 में बैंकिंग सुधारों के लिए बनाई गई थी। उसके बाद 1997 में नरसिम्हम समिति 2 बनी थी, जिसका उद्देश्य था कि मतलब 1991 में भी नरसिम्हम बना, 1997 में भी जो है वह नरसिम्हम बना है। 2007 में जो है वह रघुराम राजन समिति बनाई गई 2007 में। 2014 में जो है वह पीजे नायक समिति बनी बैंकिंग गवर्नेंस सुधार के लिए। 2019 में जो है वह अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद केंद्र सरकार की हिस्सेदारी जम्मू कश्मीर के बैंक में 60% हो गई, ठीक है। और फिर 2021 में एम नरसिम्हम का निधन हो गया, जो यहां पर सुधार की समिति थी। तो बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति एम नरसिम्हम है, 2 बार आई, लास्ट में 2021 में कोरोना के समय जो है वह इनका निधन हो गया। ये बैंकिंग सुधारों के जनक यानी फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स जो है वह हम इनको कहते थे, आर्किटेक्ट ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स। तो यहां पर 2 ऐसी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आई होगी। कौन कौन सा बात? एक बात तो ये वाला कि सर 1969 में क्या हुआ, और दूसरा 1980 में क्या हुआ। बाद बाकी सब तो फैक्ट है, ठीक है, बाद बाकी सब तो फैक्ट है। 2 जो चीजें हैं वो आपको समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। बच्चा ये लोग क्यों इरिटेट इतना करता है, राजनारायण क्यों इतना इरिटेट करते हो बेटा? बाबू मेरा क्लास के शुरुआत में ही बता दिया कि ऊपर में सेटिंग है 720 340, इस पे देखो ना बाबू, क्लास को क्यों इतना इरिटेट करते हो बेटा, क्यों इतना इरिटेट करते हो? क्लास में अगर यही करते रहोगे तो कब तुम्हारा कंपटीशन निकलेगा? तुम अभी तक YouTube वीडियो देखना नहीं जब सीखे तो फिर ऑनलाइन क्लास ले कैसे लिए? उसको परचेज नहीं करना था ना, तुमको YouTube वीडियो देखने नहीं आता कि ऊपर में से क्वालिटी को कैसे इनहेंस करते हैं।
तो जब YouTube देखना नहीं जानते तो फिर ऐप में क्लास कैसे देख रहे हो? मत देखो ना, नहीं लेना चाहिए था तुमको ये। तुम आकर के क्लास में केवल डिस्टर्ब कर रहे हो, ये क्वालिटी वो क्वालिटी। अरे भाई, ऊपर में जब भी कोई क्वालिटी की दिक्कत होती है, यूट्यूब पे भी ऊपर में क्वालिटी इनहेंसमेंट का ऑप्शन होता है। ठीक है, ऊपर में क्वालिटी इनहेंसमेंट का ऑप्शन होता है, वो क्वालिटी इनहेंसमेंट जो है वो आप करिए। समझ रहे हैं? यहां पर क्लास में दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करिए, जिसको पढ़ना है उसको पढ़ने दीजिए। अब एक का सवाल है टेलीग्राम से कैसे जुड़े? भाई मैं यहां टेलीग्राम फिर जोड़ने आया हूं आपको। गजब का मतलब समस्या है भाई। चलिए अब देखिए, दो सवाल आपके मन में आ सकता है। एक तो ये 1969 वाला, अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, और दूसरा जो आ सकता है आपके मन में वो है, दूसरा जो आपके मन में आ सकता है डेट इज 1980 वाला। अब इन दोनों सवालों का जो जवाब है वो आपको वीडियो के अगले पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? अगले पॉइंट में आपको मिलेगा। तो देखिए, हम लोगों ने पहला जो हिस्ट्री वाला पोर्शन था ना, ये फैक्चुअल था, तो इसको आपको देखना पड़ेगा, खुद से नोट्स कर लीजिए या फिर जो नोट्स मिलता है उसका इस्तेमाल करिए। ठीक है, दिवाली के समय बहुत सारे लोग भी छुट्टी पे थे, हम भी छुट्टी पे थे, इस कारण से नोट्स में आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन अब जो है वह नोट्स थोड़ा सा हम लोगों का समय से आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब कोई छुट्टी में रहता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि सबका परिवार है। आप जैसे दिवाली मनाते हैं वैसे सब कोई दिवाली मनाता है, सब कोई कुछ छुट्टियां होती है, तो उस कारण से कल परसों में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, नोट्स जो भी अपलोड होना है। अब देखिए यहां पर, तो हम लोगों ने ये पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद जो है वह हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक पढ़ेंगे। तो जब पब्लिक सेक्टर बैंक पढ़ेंगे तो उसमें ये वाली चीजें जो है वह ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर आपका और सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे नोट्स में आपको हर वो चीज मिलेगा जो आप पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक को समझते हैं। आप नहीं भी लिखेंगे तो मेरा ही लिखा हुआ आपको नोट्स मिलेगा, और लिख लेते हैं तो बहुत बढ़िया। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इसका क्या था, इसमें क्या क्या हमको देखना है? इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, बस 3-4 बात है। एक तो है इनका नेशनलाइजेशन, यानी इनका जो है वह राष्ट्रीयकरण, और दूसरा है पीएसबी कंसोलिडेशन। यानी पब्लिक सेक्टर बैंक का, यानी सरकारी बैंकों का समेकन। अब समेकन में एक हम इसमें पढ़ेंगे मर्जर, जिसका मतलब होता है विलय, और दूसरा पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन, जिसका मतलब होता है बैंकों का निजीकरण। तो हमारा जो टॉपिक है ना वो ये है, ये और इधर में ये। जीआईसी एक्ट का मतलब होता है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस। तो एलआईसी की ढेर सारी छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां थी, उनको मिलाकर के सरकारी कंपनियां बना दिया गया। जीआईसी में भी ढेर सारे जनरल इंश्योरेंस की प्राइवेट कंपनियां थी, उनको मिलाकर के सरकारी कंपनियां बना दिया गया। ठीक है, मैं आपको जो अभी समझाऊंगा आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल धैर्य बना करके रखिए, बहुत मजेदारी से समझ में आएगा, बहुत अच्छे ढंग से। देखिए सबसे पहले जब हम ये नेशनलाइजेशन पढ़ते हैं तो किसी चीज का राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि दैट बॉडी वाज अर्लियर प्राइवेट, देन वी कन्वर्टेड इट इनटू गवर्नमेंट बॉडी। यानी वो बॉडी पहले एक निजी बॉडी थी, उसको हम लोगों ने सरकारी बॉडी बना दिया। यानी कल तक आप प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, आज आप सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं।
तो उसी को हम बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, यानी सरकारीकरण, यानी उसको गवर्नमेंट का बना देना। ठीक है, अब देखो हुआ क्या। अगर मैं सबसे पहले मैं इस पार्ट पर चर्चा कर रहा हूं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति इस पार्ट पर चर्चा करता है कि नेशनलाइजेशन क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति इस बात पर चर्चा करता है कि राष्ट्रीयकरण क्या होता है, इस बात पर अगर चर्चा करता है तो इसका क्या मतलब है। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब होता है कि उसका सरकारीकरण। अभी आते हैं ना विजयकांत बेटा, बाबू मेरा सोना, बताएंगे ना समीकरण, बाबू मेरा सोना इधर है बेटा, इधर नहीं गए, बाबू मेरा नहीं गए, प्यारा बच्चा नहीं गए, जाएंगे उधर तो बताएंगे। कोई शब्द बिना बताए नहीं छोड़ेंगे, सब बताएंगे। जो शब्द बोर्ड पे लिखेगा उसका मीनिंग बताएंगे, लिख देंगे तो बताएंगे, नहीं लिखेंगे तो नहीं पता। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज का सरकारीकरण करना। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि इसके पहले वो बॉडी कैसी थी, प्राइवेट, निजी थी, उसका सरकारीकरण किया गया, यानी उसको अब जो है वो गवर्नमेंट बॉडी बन गई या पब्लिक सेक्टर बॉडी बन गई, अब बन गई। तो भारत में बैंकों का सिस्टम, इवन आरबीआई का भी सिस्टम ऐसा ही रहा है। आरबीआई पहले प्राइवेट हुआ करता था और जो बाद में वो आरबीआई कैसा बन गया, सरकारी। ठीक उसी प्रकार से प्राइवेट बॉडी, जो प्राइवेट बैंक्स, पहले जो बैंक्स होते थे वो प्राइवेट होते थे, उन बैंकों को पहले बनाया गया सरकारी, और उसके बाद आज के डेट में आप देख रहे हैं कि बैंकों को निजी बैंक भी आ गए, सरकारी तो है ये है, और साथ ही साथ विदेशी भी आ गए। यानी पहले जो बैंक थे वो प्राइवेट थे, बाद में उनका सरकारीकरण किया गया, और फिर सरकारीकरण के बाद फिर से बाद में जो है वो सरकारीकरण के बाद वापस से प्राइवेट बैंक और विदेशी बैंक आने लगे। अब पहले प्राइवेट बैंक था, बाद में सरकारीकरण क्यों हुआ, तो सरकारीकरण इसलिए हुआ क्योंकि प्राइवेट बैंक्स जो थे ना वो कुछ खास ग्रुप ऑफ पीपल्स को ही लोन देते थे। प्राइवेट बैंक गरीबों को लोन नहीं देते थे। ठीक है, प्राइवेट बैंक किसी मजदूर को, किसी महिला को लोन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनका पैसा वापस नहीं होगा, ऐसा उनको फील होता था। तो इस कारण से प्राइवेट बैंक जो है वह लोन देना नहीं चाहते थे। इसीलिए सरकार ने क्या करा, सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा। कैसे कैसे, तो एक राष्ट्रीयकरण, बैंकों की बात करें तो एक राष्ट्रीयकरण 1969 में हुई और एक राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। इस समय 14 बैंक जो प्राइवेट बैंक थे और बड़े बैंक थे उनको बना दिया गया कैसा, सरकारी, और इस समय 6 बैंक जो बड़े बैंक थे उनको बना दिया गया सरकारी। तो प्राइवेट थे लेकिन सरकारी बना दिया गया, क्योंकि सरकारी बनाने का उद्देश्य था कि उस बैंकों का फायदा गांव-गांव तक, लोगों तक पहुंचे। दैट वाज द मोटिव। ठीक है, तो इसलिए 14 और प्लस 6 20 जो है वह बैंक बन गए, सरकार के बैंक ये सब हो गए। लेकिन जो ही बैंकों को सरकार के अंदर लाया गया, बैंकों की इफिशियंसी या बैंकों की दक्षता घट गई। बैंक अब सरकार के हिसाब से लोन देने लगे, बैंकों का इंटरेस्ट रेट भी सरकार ही डिसाइड करने लगा। अब आप सोचिए कि अगर किसी पार्टी को लोन लेना है, वोट लेना है, तब तो वो लोन का ऋण सस्ता कर देगा, लेकिन इस सस्ते से, इस ऋण माफी से एक्चुअली किसका नुकसान होगा, तो बैंक का। तो बैंक का मोटिव भैया प्रॉफिट तो कमाना है ही, और सरकार के अंदर आने के बाद बैंकों की सारी गतिविधि पर ऑल एक्टिविटीज वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इवन द इंटरेस्ट रेट। बैंक का इंटरेस्ट रेट भी सरकार बताती थी कितना होगा। इससे एक्चुअली क्या होने लगा कि बैंकों का इफिशियंसी, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी घटने लगी, क्योंकि जो ही बैंक का पैसा बचता था, मतलब जो ही बैंक का पैसा लोन के पास कोई लौटाया नहीं, चुका नहीं पाया, त्यों ही सरकार ये बात बोलती थी कि भैया उनका ऋण माफ कर दो, वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण। तो आप सोचिए कि अगर कोई वैसा बैंक बन जाए जो बैंक पूरे तरीके से सरकार के माध्यम से चले, तब तो सरकार उससे अपना काम निकलवाने का प्रयास करेगी, उससे देश का भलाई नहीं होगा।
इस कारण से 1991 में 1990s में मैं कहूं 1990 के दशक में एम नरसिंघम समिति बनाई गई और एम नरसिंघम समिति ने कुछ सिफारिश करी। एम नरसिंघम समिति ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, सरकार को जिस प्रकार से सरकार बैंकों को नियंत्रण कर रही है ऐसा नहीं चलेगा, सरकारों को बैंकों से नियंत्रण कम करना पड़ेगा। सरकार बैंकों का ब्याज दर निर्धारित न करे, सरकार ये न निर्धारित करे कि बैंक इसको लोन देगा नहीं देगा, ये सब सारा कार्य बैंक और आरबीआई को मिलकर के करने को दिया जाए। और साथ ही साथ अब प्राइवेट बैंक्स और विदेशी बैंकों को भी भारत में अनुमति दिया जाए। तो ऐसी बात जब एम नरसिंघम ने कही तो उसके बाद से ही सरकार का नियंत्रण सरकारी बैंकों से कम होना शुरू हुआ और फिर प्राइवेट बैंकों का अस्तित्व आपको देखने को मिलता है और साथ ही साथ विदेशी बैंकों का अस्तित्व देखने को मिलता है। यानी पहले बैंक निजी थे, फिर सरकारी बने और वापस से अब निजी, सरकारी और विदेशी तीन प्रकार के बैंक आपको देखने को मिलते हैं। जैसे निजी में आईसीआईसीआई, सरकारी में एसबीआई या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई मत सोचिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बैंक है एक। और तीसरा फॉरेन बैंक में एचएसबीसी, सिटी बैंक, ये सब। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इंश्योरेंस वाले के भी साथ ऐसा ही हुआ। इंश्योरेंस कंपनी पहले कैसे थी? प्राइवेट। पहले कैसे थी? प्राइवेट थी। उसके बाद एलआईसी एक्ट के माध्यम से और जीआईसी एक्ट के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनियों को कैसा बनाया गया? इंश्योरेंस कंपनियों को जो है वह पहले प्राइवेट से सरकारी बनाया गया और फिर बाद में सरकारी से इंश्योरेंस कंपनियों को फिर से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ मूव हो रहा है। तो जैसा जैसा बैंक मूव किया है, 3 स्टेज आप देख सकते हैं। ये आजादी 1969 के पहले का है और ये जो है 1980s के बाद का है, 1990s के बाद का। तो इंश्योरेंस कंपनियां भी कुछ ऐसा ही मूव हुआ है, पहले प्राइवेट थी फिर सरकारी बनी और अब तो जो है वह प्राइवेट भी है, एफडीआई भी अलाउड है। मतलब अब बैंकों के जैसा ही हो गया है, प्राइवेट, विदेशी और साथ ही साथ सरकारी। यहां तक समझ में आया? जैसे बैंकों के लिए कौन है? एम नरसिंघम। वैसे ही सेम कि इनको भी प्राइवेटाइज किया जाए, वैसे ही सेम, क्योंकि बैंक इंश्योरेंस भी पहले क्या थे? निजी, फिर क्या बने? सरकारी, फिर क्या हुए? निजी। तो जैसे बैंकों में एम नरसिंघम ने किया, इंश्योरेंस के सेक्टर में जो बीमा के क्षेत्र में जो ये काम किए हैं वो है आर एन मल्होत्रा। याद रखेंगे, मल्होत्रा कमेटी आपसे पूछा जा सकता है। आर एन मल्होत्रा पूछ सकता है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से, क्योंकि देखिए नरसिंघम का नाम सबको याद रहता है, आर एन मल्होत्रा सब भूल जाते हैं। तो आर एन मल्होत्रा बीमा क्षेत्र से संबंधित है। तो अब आपको समझ में आया कि नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है। नेशनलाइजेशन जो है वो बैंकों का 2 फेज में हुआ। 1 in 1969, 14 बैंक्स, 14 बैंक, और फिर दूसरा 1980, 6 बैंक। छह 14 बैंक और 6 बैंक। कोई दिक्कत इसमें? यहां तक कोई समस्या है किसी को तो बताइए। अभी कोई पूछ रहा था कि अभी भारत में कितने बैंक है, तो अभी भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है।
अभी भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है और एक है जो पेमेंट बैंक है, लेकिन सरकार का है, लेकिन वो इस कैटेगरी में आता है। अभी जो एक और है वो इस कैटेगरी में आता है, इस वाले में, जिसको हम बोलते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये भारत सरकार का ही है, तो सरकारी बैंक है, लेकिन ये तो पेमेंट बैंक है। और अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो 12 है, 12 प्लस आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक है, सरकारी बैंक है, लेकिन ये पेमेंट बैंक की कैटेगरी में आएगा। अब दूसरा जो है वो ये है समेकन। तो पीएसबी कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? फिर है आईपीपीबी, यस यस यस। तो पीएसबी कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब होता है मिलाना बेसिकली। मैंने बताया नेशनलाइजेशन इसलिए किया गया था क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स अपने प्रॉफिट मोटिव से काम करते थे और कुछ ही ग्रुप ऑफ पीपल्स को लोन देते थे, बिकॉज उनको लगता था कि अगर वो गांव के गरीबों को लोन देंगे, रूरल एरियाज में लोन देंगे, तो उनका लोन वापस नहीं होगा। तो प्राइवेट कंपनियां कुछ खास वर्ग, कुछ खास सोसाइटी के कम्युनिटीज को ही लोन देती थी और सरकार का ऑब्जेक्टिव था सबको लोन मिले, जिस कारण से नेशनलाइजेशन किया गया। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, इसी कारण से एक नया कॉन्सेप्ट भी आया था जिसको हम कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसी कारण से आया था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव यही था, लेकिन सरकार के ऑब्जेक्टिव से सरकारी किया गया, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को सरकार पूरा नहीं कर पाई। इसीलिए नरसिंहम कहे कि भैया अब बैंकों को प्राइवेट किया जाए, अब बैंकों को प्राइवेट किया जाए। नरसिंहम ने यह बात कही। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग अगला आते हैं पीएसबी कंसोलिडेशन में। ठीक है, तो पीएसबी कंसोलिडेशन क्या है? पीएसबी कंसोलिडेशन मींस, या पीएसबी का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, समेकन का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय प्लस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मर्जर और विलय प्लस निजीकरण, दोनों, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का विलय मतलब मर्जर करना, उसको भी कंसोलिडेशन बोलते हैं, और प्राइवेटाइजेशन करना मतलब मर्जर करना या फिर प्राइवेटाइजेशन करना, इसको हम पीएसबी का कंसोलिडेशन कह सकते हैं। समेकन, समेकन मतलब एक साथ मिलाना। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्या हुआ कि बैंकों का मर्जर किया गया। मर्जर का मतलब है कि बहुत सारे जो इनएफिशिएंट बैंक्स थे सबको एक बैंक में मिला दिया गया। ऐसा ढेर सारे बैंकों को एक बैंक में मिला दिया गया ताकि बैंकों की इफिशियंसी बढ़ी। अब छोटे छोटे मान लो ब्रांचेज हैं या छोटे छोटे बैंकें हैं, सबको एक साथ मिला दिया गया ताकि एक बड़ा बैंक हो जाए। अब एक जगह पर होगा तो इफिशियंसी बेहतर होगी, एक डिसीजन लिया जाएगा। ऐसे क्या है, छोटे छोटे अलग अलग बैंक हैं, अलग अलग लोग डिसीजन लेते हैं, जिससे समस्याएं आती हैं। अब एक जगह से डिसीजन होगा तो सही ढंग से चीजें चल सकेंगी, तो इसको हम कहते हैं मर्जर। अब इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जब सरकार ने निजी क्षेत्र को अपना हिस्सा बेचना शुरू किया। यानी मान लीजिए सरकार के पास किसी बैंक में 100% मान लो हिस्सेदारी है और सरकार ने निजी क्षेत्र को 51% बेच दिया, तो सरकार के पास अब हिस्सा कितना बचा? 49%। तो उसको हम कहेंगे प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि सरकार की हिस्सेदारी 50% से नीचे चली गई, तब उसको हम कहेंगे कि वो बैंक प्राइवेट बैंक हो गया। दैट इज प्राइवेटाइजेशन, दैट इज प्राइवेटाइजेशन।
तो दिस ऑल आर द थिंग्स। एक हो गया एक हो गया आपका मर्जर और एक हो गया प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, जिसको हम आज एक्सिस बैंक कहते हैं, उसको पहले यूटीआई बैंक कहा जाता था। वो जो यूटीआई बैंक था वो सरकार का बैंक था, उसको सरकार ने प्राइवेटाइज कर दिया, यानी अपना शेयर उसमें से बेच दिया, अपनी हिस्सेदारी बेच दी और वह बन गया प्राइवेट बैंक, और आज उसको हम एक्सिस बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल इसका ऐसे आपको मिल सकता है। तो अगर हम पीएसबी कंसोलिडेशन की बात करें तो ये तो हमने लिख लिया। अब इसमें एक होता है विलय और एक होता है निजीकरण, मतलब मर्जर और प्राइवेटाइजेशन। अब देखिएगा मर्जर का कौन कौन सा एग्जाम्पल है वो आप देख लीजिए, जिसमें बैंकों को मिलाया गया। ठीक है, मर्जर में जैसे स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का एसबीआई में विलय, यानी ये दो बैंक थे, इनको इसमें मिला दिया गया। ठीक है, हाँ आईडीएफसी भी है, तो ये दोनों बैंक थे, इसको इसमें मिला दिया गया। तो देखिए यहां पर सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर है, ये दोनों एमलगेमेटिंग बैंक कहले जाते हैं, मतलब जिनको मिलाया जाएगा। और एसबीआई जिनमें मिलाया जाएगा उसको हम एंकर बैंक कहते हैं। तो इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है, कि एंकर बैंक क्या है और ये क्या है, बस आप समझ जाइए कि दोनों को मिलाना, क्योंकि ये सब ना टर्मिनोलॉजी बैंकिंग एग्जाम एसबीआई का पीओ दीजिएगा तो उसमें पूछेगा। एमलगेमेटिंग बैंक मतलब जिसको मिलाया जाएगा, और ये है एंकर जिसमें आकर के मिलेगा, दैट इज एंकर बैंक, दैट इज एंकर बैंक। क्लियर है, दैट इज एंकर बैंक। ऐसा ही एक बनाया गया था भारतीय महिला बैंक, 2013 में एक भारतीय महिला बैंक बनाया गया था, जिसको जो सरकार के स्वामित्व वाला बैंक था, जिसका हेडक्वार्टर जो है वह दिल्ली था, दिल्ली। भारतीय महिला बैंक, इसका नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। ठीक है, इसमें इसके बोर्ड मेंबर्स में केवल महिलाएं होती थी, लोन भी ज्यादातर जो है वो महिलाओं को दिया जाता था, और बिना गारंटी, यानी कोई वैसा कोलेटरल जो है या कोई ऐसी गिरवी नहीं रखवाई जाती थी। तो ये जो बैंक था 2013 में ये बैंक आया था। ठीक है, जिसमें मोस्टली महिलाएं ही सब कुछ होती थी। ठीक है, अब भारतीय महिला बैंक और 5 एसबीआई के सहायक बैंक, इन दोनों को 2017 में एसबीआई में मिला दिया गया। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। भारतीय महिला बैंक जिसको 2013 में बनाया गया था, 100% गवर्नमेंट के अंदर था, दिल्ली उसका हेडक्वार्टर था। तो भारतीय महिला बैंक और 13 भारतीय महिला बैंक को 2013 में बनाया गया, और इसके साथ 5 एसबीआई के छोटे छोटे सहायक बैंक, इनको मिला दिया गया 2017 में, और ये सारे बैंक अब आ गए एसबीआई में। यानी अब अलग से भारतीय महिला बैंक एग्जिस्ट नहीं करता है। 2017 में इन 5 बैंक और प्लस भारतीय महिला बैंक और एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों को एसबीआई में मिला दिया गया। यही 5 सहयोगी बैंक है और प्लस भारतीय महिला बैंक है, इन पांचों बैंकों को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। तो ये मर्जर है, जिसमें कुछ बैंकों के समूहों को एक बड़े बैंक में मर्ज कर दिया जाता है। तो उसका एक एग्जाम्पल है। क्या हमको ये याद रखना है? नहीं। मर्जर बोलते किसको है ये ध्यान रखना है। करते क्यों है? इफिशियंसी बढ़ा दी जाए, बैंकों का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि एक अब अलग अलग तरीके से काम कर रहा है 10 गो बैंक, अब एक ही में मिला दिया गया ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए, और साथ ही साथ एक साथ मिलकर के जब काम करेगा और एक ही उसका जो नेतृत्व करता रहेगा, तो उससे उस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। एक आदमी से ही जवाबदेही ली जाएगी। अब एक घर में 5 गो मुखिया हो जाएगा एक घर के अंदर या एक गांव के अंदर, तो सोचिए एक मुखिया से आप पूछेगा तो बोलेगा हम नहीं जानते, दूसरा का जानता है, दूसरा का पूछेगा कि तीसरा का जानता है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ही ऐसा किया गया। और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का, क्योंकि ये जो छोटे छोटे थे ना, इनकी प्रॉफिट नहीं थी, तो इस प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। तो इसको हम कहते हैं मर्जर। इसको कहते हैं मर्जर। ठीक है,
हाँ, ऐसे ही इलाहाबाद बैंक का ढेर सारे बैंकों का मर्जर हुआ है, उसमें पागल नहीं बनना है। जैसे इलाहाबाद बैंक जिसका जो 1865 में बना था, कोलकाता जिसका हेडक्वार्टर था वो, और उसको मिला दिया गया, शायद इंडियन बैंक में मिला दिया गया, इंडियन बैंक में मिला दिया गया। वो रूरल बैंक है, प्रतिमा सिंह जो कह रहे हैं ना बिहार के बैंकों को भी मिल, वो सब रूरल बैंक है। जब नेशनल लेवल पर बैंक मिलेगा तो वो बिहार का नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बिहार के बैंक को मिला देंगे, ऐसा नहीं, राष्ट्र का बैंक है ना वो। चलिए, अब दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन मतलब सिंपल है, 51% अपना स्टेक सरकार ने बेच दिया, और उद्देश्य क्या था, इफिशियंसी बढ़ा दीजिए, क्योंकि सरकार वाला जो होता है ना, अब जाइएगा सरकारी बैंक में 4 घंटा लंचे करता है, तो इफिशियंसी नहीं रहता काम का, उसको इच्छा नहीं तो उसको लगता है कि फ्री में पैसा आ रहा है। प्राइवेट बैंक को मिलता है टारगेट कि भैया इतना अकाउंट खुलाओ, इतना लोन दो, तब ना होगा कोई बात। तो इस कारण से जो है वो एक्सिस बैंक जो था, इसको यूटीआई था, अब इसको फिर सरकार ने बेच दिया और 51% से अपनी हिस्सेदारी कम कर ली, यानी सरकार का 50% से नीचे हो गया। तो इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अब यहीं से जो है, इसी जगह से हम लोग कहां पर पहुंच जाएंगे, इसी जगह से हम अपने दूसरे सेगमेंट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा यहीं से शुरू हो गया है, और इसी से हम पहुंच जाएंगे अपने दूसरे मुद्दे में जो हम लोगों ने स्टार्ट करा था। हमने यहां पर स्टार्ट करा था, देखिए हमने यहां स्टार्ट करा, ये पढ़ लिए। इसमें हमने देख लिया 2 पार्ट, एक नेशनलाइजेशन देख लिया और दूसरा हमने देख लिया कि एक मर्जर और दूसरा प्राइवेटाइजेशन। और जैसे ही प्राइवेटाइजेशन की बात आई, अब आते हैं हम निजी क्षेत्र के बैंक पर, निजी क्षेत्र के बैंक यानी प्राइवेट बैंक्स पर। निजी क्षेत्र के बैंक कहने का मतलब क्या है, निजी क्षेत्र के बैंक कहने का मतलब क्या है, श्रीकांत जी कोई बात नहीं, बाद में देख लेना बेटा। चलिए, निजी क्षेत्र के बैंक, अब देखिए क्या है, निजी क्षेत्र के बैंक को अगर देखेंगे तो इसको समझते हैं। अब इन सब में वैसा कुछ भी नहीं है, आराम से हम लोग इसको देख सकते हैं, कोई बिना टेंशन की बात है। निजी बैंक, अब बात है कि निजी बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले तो हमको यह समझना है कि वाई निजी बैंक, क्यों। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण जो है वो हित में हुआ, लेकिन समस्या उत्पन्न हो गई। क्या, मैंने जैसा बताया कि कोई बिना, सरकार जिसको बोल दे उसको लोन मिल जाता था, सरकार ही जो है वो ब्याज दर तय कर देती थी। अब सोचिए, बैंक जो इंटरेस्ट ले रहा है तो उससे बैंक का अपना खर्चा निकलता है। ठीक है, आप अगर मान लेते हैं फीस लेता हूं मैं, एडिटोरिया में फीस लिया जाता है तो उसका खर्चा निकलता है। अब एडिटोरिया को बोल दिया जाए नहीं इतना पैसा ही रखना है, इतना कम फी करना है, तो एडिटोरिया अपना खर्चा निकाल ही नहीं पाएगा, तो एडिटोरिया बंद हो जाएगा। वैसे ही था यूनियन। अब बैंक जब सरकारी था तो ढेर सारे यूनियन बने हुए थे, वो बार बार बैंक पर दबाव बना रहे थे, सैलरी बढ़ाइए, ये करिए वो करिए। अब इससे क्या होता था कि बैंक का तो लोन रेट बहुत सस्ता हो गया है, और सैलरी बढ़ाने की बात हो रही है तो बैंक बढ़ाएगा कैसे। ये तो वही बात है, एडिटोरिया को बोला जाए फीस कम कर दीजिए और स्टाफ लोग बोले कि सैलरी बढ़ा दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। इस कारण से ही बैंकों का प्राइवेटाइजेशन जो है, जो प्राइवेटाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ गई कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो अब उसके बाद 1991 में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, जो हमको एक चैप्टर में भी पढ़ना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को हम ऐसे समझ सकते हैं, जिसको हिंदी में भुगतान संतुलन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि भारत के पास इतना भी डॉलर और विदेशी पैसा नहीं था कि हम भारत के बाहर से चीजों को अंदर में मंगवा सकें। यानी मान लो हमको तेल मंगवाना है तो हमारे पास विदेशी पैसा नहीं है, वैसे संकट को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट कहते हैं। यानी हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं था।
अब इसी के समय हम लोग जो है वो देखते हैं कि एक समिति बनती है जिसका नाम है एम नरसिंहम। एम नरसिंहम ने ये रेकमेंड किया कि भैया ये तो सरकारी बैंक तो भैया देश को की अर्थव्यवस्था को पूरा डुबा देंगे, तो सरकारी बैंक तो गड़बड़ मामला है, तो क्या होगा फिर, कैसे किया जाए। तो एम नरसिंहम ने कहा कि सबसे पहले तो आप प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स को एंट्री दीजिए। पहला एक कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि अभी सरकारी बैंक है सुस्ता अवस्था में चल रहे हैं, जब फॉरेन बैंक आएंगे तब उनको लगेगा, जब इंडियन प्राइवेट बैंक आएंगे तब वो इफिशिएंट होंगे, पहला। दूसरा उन्होंने कहा कि सरकार जो ये सब सारा चीज डिसाइड करती है, इंटरेस्ट रेट, किसको लोन देना है नहीं देना है, लोन दे दिया तो लोन माफ कर दिया, ये सब काम मत करिए, क्योंकि ये सब आपको मतलब थोड़े टाइम के लिए प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो ये भी कहा। तीसरा, आरबीआई को जो है वह ये जो सीआरआर और एसएलआर है, ठीक है, अब एक्चुअली देखिए अगर सीआरआर और एसएलआर ज्यादा रहेगा, अब आप सोचो मैंने आपको बताया था कि अगर 100 में मान लो 4 है सीआरआर और 18 है एसएलआर, तो बैंक के पास कितना बचा, 78। अब सोचिए इसको बढ़ाते जा रहे हैं, मान लो इसको 20 कर दिया, इसको मान लेते 50 कर दिया, तो कितना हो गया ये 70। तो बैंक के पास लोन देने के लिए कितना बचेगा, 30 रुपए। इसको और बढ़ा दो तो लास्ट में तो भैया बैंक के पास पैसा देने को बचेगा ही नहीं, फिर क्या करेंगे, फिर क्या होगा। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ज्यादा जो है वो आप अगर सीआरआर और एसएलआर को बढ़ाते चले जाएंगे तो सारा पैसा तो आरबीआई के पास चला जाएगा या फिर बैंक के पास गुल्लक में चला जाएगा, बैंक के लिए लोनेबल फंड कम होता चला जाएगा। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। यह बात एम नरसिंहम ने कही कि आरबीआई को सीआरआर और एसएलआर कम रखना चाहिए। अब यह नहीं कि बढ़ाते चले जा रहे हैं तो फिर बैंक लोन ही नहीं दे पाएगा, यह नहीं करना चाहिए। उसके बाद बैंक के पास फ्रीडम होना चाहिए और प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स को अलाउ करना चाहिए। बहुत पहले बीपीएससी में यह पूछा था कि एम नरसिंहम ने कौन कौन से सिफारिश करी है, ऐसा करके एक सवाल बनाया था। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो प्राइवेट बैंक आने का सिलसिला जो है वह अब शुरू हुआ और भारत में 3 राउंड में प्राइवेट बैंक को लाइसेंस दिया गया। एक राउंड 1 था 1993 से 1995, जिसमें आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक ये सब आया। उसके बाद 2001 से 2004 जिसमें कोटक महिंद्रा आया, फिर 2013 से 16 जिसमें बंधन बैंक ये सब आया। तो हमको ये सब ध्यान में रखना कि कौन बैंक को लाइसेंस कब मिला, हमको बस ये ध्यान रखना है कि प्राइवेट बैंकों को जो है वह लाइसेंस मिलना शुरू हुआ। और ये 3 राउंड 1993 में शुरू हुआ, 2001 में शुरू हुआ और 2013 में भी जो है वह एक राउंड शुरू हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में एम नरसिंहम समिति ने प्राइवेट सेक्टर बैंक की एंट्री को स्वीकारा और साथ ही साथ बैंकों के सुधार के लिए सुझाव भी दिया और उसके बाद से ही प्राइवेट सेक्टर बैंक की एंट्री शुरू हो गई और 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वह भारत में बनाए गए। ठीक है, 3 राउंड में प्राइवेट सेक्टर बैंकों को लाइसेंस दिया गया। तो इतना चीज हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना चीज हमको ध्यान में रखना है, याद रहेगा। एक चीज आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो विदेशी निवेश आता है, ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है और अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में जो विदेशी निवेश आता है वह अधिकतम 20% ही आ सकता है, अधिकतम 20% ही आ सकता है और वो भी सरकार से अनुमति लेकर के आना पड़ेगा। 20%, उससे ज्यादा भारत के सरकारी बैंकों में विदेशी कोई निवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में 49% मतलब कह सकते हैं तो टिल 74% तक आ सकता है, क्योंकि कोई भी जब एफडीआई आता है, हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो वो 2 तरीके से आता है। एक स्वचालित ऑटोमेटिक,
मतलब उसको उसके लिए कोई प्रॉपर परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट, सरकार से परमिशन लेना ही पड़ेगा। तो इस वाले में अब जरूरी नहीं है कि कोई मान लो जैसे बैंक में आ रहा है एफडीआई, विदेशी निवेश कर रहा है, कोई विदेशी आदमी निवेश कर रहा है, मानो जैसे फ्लिपकार्ट में वालमार्ट ने किया, वालमार्ट एक विदेशी संस्था थी, उसने फ्लिपकार्ट में निवेश किया। तो ये जरूरी नहीं है कि जो निवेश हो रहा है वो इसी रास्ते से होगा, इस रास्ते से होगा, हो सकता है दोनों से हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि केवल और केवल इसी से होगा या केवल और केवल इसी से होगा, दोनों से नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर कोई विदेशी संस्था, ठीक है, तो अगर कोई विदेशी संस्था की मैं बात करूं, तो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक में, आगे पब्लिक सेक्टर समझते हैं, अगर कोई विदेशी संस्था पब्लिक सेक्टर बैंक में, अगर कोई विदेशी संस्था पब्लिक सेक्टर बैंक में निवेश करना चाहती है तो उसको सरकार के मार्ग से ही आना पड़ेगा, सरकार के मार्ग से ही आना पड़ेगा, बिना सरकार के मार्ग के वह नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये जो मार्ग है ये सरकारी मार्ग है। प्राइवेट वाले में 49% तक स्वचालित है। अगला 49% के बाद अगर 50वां% कोई विदेशी बैंक, अगर मान लेते हैं भारत के प्राइवेट बैंक में 50% अगर हिस्सेदारी खरीदना चाहता है तो 49% तो उस विदेशी संस्था को ऐसे ही मिल जाएगा। अगला 1% भी अगर उसको बढ़ना है तो टिल 74% 49 के बाद से यहां से आकर के उसको मिलेगा। यानी मान लेते हैं कि कोई अगर विदेशी, मान लो वालमार्ट नाम की एक विदेशी कंपनी है, यूएस की कंपनी है, वह इंडिया के आईसीआईसीआई में निवेश करना चाहती है तो वह 49% तक तो बिना परमिशन के ही कर सकती है। लेकिन अगर आईसीआईसीआई बैंक का 50% वो हिस्सेदारी खरीदना चाहती है तो उसके लिए अगले 1% के लिए उसको 49 तो मिल गया है, अगला 50 करना है, अगले 1 के लिए उसको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये एफडीआई भी किस प्रकार से काम करता है वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है जी? तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में तो 74% का मतलब है कि 74% हिस्सेदारी खरीद लेना। 74% का मतलब है 74% हिस्सेदारी खरीद लेना। क्लियर है? चौहत्तर परसेंट हिस्सेदारी खरीद लेना। जैसे मैं तो बता तो रहा हूं कि मान लो कोई विदेशी कंपनी है, मान लो वालमार्ट, वह अपने आप से सेबी जो है वो शेयर मार्केट का, जैसे आरबीआई बैंक का है वैसे शेयर मार्केट का सेबी है, इससे अपने आप को रजिस्टर करेगा। और आईसीआईसीआई बैंक मान लो भारत में प्राइवेट बैंक है, इसका उसको हिस्सेदारी खरीदना है तो 49% हिस्सेदारी वह बिना किसी से पूछे खरीद सकता है। 74% अधिक खरीद सकता, अधिकतम 74% हिस्सेदारी खरीद सकता है, 100% नहीं खरीद सकता। लेकिन 49 के बाद अगला 1% बढ़ने के लिए भी उसको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा और टिल 74% तक ही सरकार से भी परमिशन मिलेगा। उसके बाद उसको सरकार से 74% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। अब किसी किसी में 100% भी अलाउड है, जैसे मान लो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, उसमें अगर कोई निवेश करना चाहता है विदेशी निवेशक तो उसको 100% तक छूट है ऑटोमेटिकली, बिना किसी परमिशन के। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में, यानी आलू से चिप्स बनाने वाले क्षेत्र में, टमाटर से सॉस बनाने वाले क्षेत्र में, बिना किसी परमिशन के वह 100% तक निवेश कर सकता है, बिना किसी परमिशन के। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपको प्राइवेट बैंक्स। ठीक है,
अब तीसरा हमारा जो है वो है फॉरेन बैंक्स। तो फॉरेन बैंक्स में तो वैसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी उसको देख लेते हैं। तीसरा हमारा जो खंड है दैट इज फॉरेन बैंक्स। तीसरा जो हमारा है दैट इज फॉरेन बैंक्स। हाँ, मैक्सिमम है 74% हिस्सेदारी, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकता। जैसे किसी किसी क्षेत्र में 100% भी अनुमति होती है, प्राइवेट बैंक में 100% की अनुमति नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला है विदेशी बैंक। अगला क्या है? विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक्स। तो देखिए, शुरुआत में नेहरू जी को यह डर लगता था भैया कि विदेशी बैंक आएगा तो जैसा विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी आया है वैसे ही विदेशी बैंक आकर के फिर से हमको वापस लूट करके चला जाएगा, ऐसा डर लगता था उनको। इसके चलते नेहरू जी परमिशन नहीं देते थे विदेशी बैंकों को, बोलते थे ना ना बाबा ना, ये तो समस्या क्रिएट कर सकता है, ऐसा बोलते थे नेहरू जी। पता चला ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसा हमको गुलाम बना के चला जाएगा, तो ये कहना भैया नेहरू जी का था। तो नेहरू जी विदेशी बैंकों को परमिशन नहीं देते थे। ठीक है, बीमा दरार, बीमा में मिला है 100% एफडीआई में है, लेकिन उसका जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आएगा उस प्रीमियम को इंडिया में ही खर्च करना पड़ेगा। अभी बीमा सेक्टर में मिला है। बीमा में मिल चुका है। बैंक में अभी भी फॉरेन प्राइवेट बैंक्स में 74% का है, मोरलेस 74% ही चल रहा है। बीमा सेक्टर में बजट में भी अनाउंस हुआ है। अब आप क्या बोल रहे हैं वो एक बार फिर से सवाल को बोलिए। तो शुरुआत में भैया डरते थे, इसीलिए विदेशी बैंकों की जो शाखा थी वो बहुत ही कम थी स्टार्टिंग, लेकिन बाद में देखिए क्या हुआ। बाद में जो है ना वह, ये बात है 1950 से 1990 के बीच में, लेकिन बाद में जैसे ही नरसिंघन समिति ने सिफारिश दी थी कि प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स को एंटर मिले, तो फॉरेन बैंक्स को भी भारत में एंटर किया गया 1991 के बाद। अब फॉरेन बैंक्स को भी जब हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म किया 1991 में, जो हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री वाले खंड में, तो एलपीजी रिफॉर्म किए, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे तरीके से खोल दिया। तो जब हमने एलपीजी रिफॉर्म करा यानी इकोनॉमी को पूरे तरीके से खोल दिया, उस समय जो है वह प्राइवेट बैंक्स के साथ साथ फॉरेन बैंक्स को भी परमिशन मिला। अब सवाल यह उठता है कि फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं? ठीक है, तो ये वैसे बैंक होते हैं जो कहां पर रजिस्टर्ड होते हैं? अब्रॉड में, यानी विदेशों में ये बैंक रजिस्टर्ड होते हैं और भारत में ये अपनी सहायता या सब्सिडरी या ब्रांच खोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कोई विदेश का कोई बैंक आ गया इंडिया में शाखा खोलने, तो अब ये नहीं इसमें चलेगा कि पता चला विदेश में उसका बैंक है, मतलब विदेश में वो है ये नहीं है और सीधा सीधी भारत में खोलना चाहता है, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले मान लो ऑस्ट्रेलिया का ही बैंक है अगर, तो उसको सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में ही उसका एक ऑफिस होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब वो भारत आएगा, तब परमिशन मिलेगा। ऐसे नहीं कि मतलब ऑटोमेटिकली खुद से आ गए अब परमिशन खोज रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। वहां पर पहले रजिस्टर्ड होना होगा, तब इंडिया में वो आकर के अपनी शाखा स्थापित कर सकता है। और इसमें एक नियम चलता है जो मैं आपको बता दूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी एक चीजें हैं। इसमें एक नियम यह है कि जो भी विदेशी बैंक भारत में अपनी शाखा खोलेगा, तो भारत सरकार या भारत का आरबीआई जब उसको परमिशन देगा, तो ये उसमें कंडीशन है कि भारत का बैंक जब वहां खोलेगा तो वहां की सरकार को भी वो परमिशन देना पड़ेगा, यानी रेसिप्रोसिटी चलती है। यानी हम अगर तुमको परमिशन दे रहे हैं तो तुम भी मेरे बैंक को परमिशन दोगे। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया का कोई बैंक आया और ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है, भारत में अपनी शाखा खोलना चाहता है, भारत ने अगर उसको अपना परमिशन दिया है,
अगर आरबीआई ने परमिशन दिया शाखा खोलने के लिए, तो सेम परमिशन ऑस्ट्रेलिया को भी देना पड़ेगा भारतीय बैंकों को खोलने के लिए। यह नहीं होगा कि हम तेरा बैंक खुलवा रहे हैं और तुम हमारा बैंक नहीं खुलवाओ, ऐसा नहीं चलेगा। प्यार यहां दो तरफा होगा, एक तरफा प्यार का कोई सवाल यहां पैदा नहीं होता है। क्लियर है? ऐसा है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इस चीज को यहां ध्यान में रखना है। ये विदेशी बैंकों की बात है। तो मुद्दा जो है वो विदेशी बैंक पे आके नहीं फंसता है, मुद्दा आएगा अब अगले में। और अब अगला जो है वो है डिफरेंशियल बैंक। डिफरेंशियल बैंक ये में फंसेगा। ठीक है, डिफरेंशियल बैंक में एक होता है आरआरबी, एक होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक होता है पेमेंट बैंक और एक होता है होलसेल बैंक जो भी अस्तित्व में नहीं है। एक लोकल एरिया बैंक भी होता है जो भी उस तरह से काम नहीं करता। तो मेनली हमको ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसे बना है, कब कब बना। तो इसका ना ईयर ऑफ फॉर्मेशन भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये बैंकें जो है वो बनी है। तो देखिए इनके जो बनने का क्रम है वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले 1976 में आरआरबी बना है, उसके बाद 1996 में लोकल एरिया बैंक बना है जो हमको वैसे नहीं जानना। 2015 में स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक बना है, और लास्ट में होलसेल बैंक है, लेकिन वो प्रस्तावित है, वह अभी बना नहीं है। होलसेल बैंक अभी बना नहीं है। तो सबसे पहले हम आरआरबी को देखेंगे, फिर हम इन दोनों को देखेंगे। तो ये वाला खंड हमारा समाप्त हो जाएगा, डिफरेंशियल बैंक। अब आप कह रहे हो कि सर ये डिफरेंशियल बैंक क्या होता है? तो देखो बैंक दो प्रकार का होता है, एक यूनिवर्सल और एक डिफरेंशियल। जैसे आप जो देखते हैं, जो एसबीआई है, पीएनबी है, ये सब यूनिवर्सल है। लेकिन जो आरआरबी है, जो पेमेंट बैंक है, अभी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, होलसेल बैंक है, ये सब डिफरेंशियल है। ऐसा क्यों? क्या है मतलब दोनों का, क्या बेसिक डिफरेंस क्या है? यूनिवर्सल हम किसको बोलेंगे और डिफरेंशियल किसको बोलेंगे? बस एक बेसिक डिफरेंस ये है कि यूनिवर्सल जो आप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी जो ब्रांचेज है, एक मिनट, ऐसा लगता है जो पूरा एकदम दिवाली का बम बम वाला खुशबू मेरा रूम में आ रहा है। तब से हम सोच रहे हैं कुछ जल रहा है क्या, कुछ ब्लास्ट ब्लास्ट नहीं ना करेगा हो। अजबे टाइप का आ रहा है, तो वही मैं सोच रहा हूं कि ऐसा कुछ तो इसीलिए तब से हम घूम रहे हैं, हमको लग रहा है कुछ महक रहा है। अकेले हम है ये भी, तो
पता नहीं क्या ही लग रहा है। एनीवे आइए अब देखिए ये आरआरबी। अब आते हैं आरआरबी पर। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा था कि यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल जो बैंक होता है ना, उसमें उसमें जो है यूनिवर्सल वाले बैंक में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, ब्रांच खोलने में, ज्योग्राफी में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। लेकिन जो डिफरेंशियल हाँ, तो डिफरेंशियल बैंक में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है। करंट अफेयर्स चालू करेंगे सैटरडे से। रेस्ट्रिक्शंस, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जैसे अब इसमें ब्रांच, तो रीजनल रूरल बैंक जो है वो केवल ग्रामीण क्षेत्र में खुलते हैं। एसबीआई में ऐसा कुछ नहीं होता, हर जगह खुल सकता है। इसमें पैसा जमा करना, अब जैसे पेमेंट बैंक है उसमें पैसा जमा करने पर लिमिट है, वो क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता पेमेंट बैंक। तो कहने का मतलब है कि इधर वाले बैंक में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आपको दिखेगा, इधर वाले में वैसा कोई लिमिटेशंस आपको नहीं दिखता है, इधर वाले में दिखता है। ठीक है, तो अगर बात करें, सबसे पहले चलते हैं आरआरबी में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, परेशान नहीं होना है। तो आरआरबी की जो स्थापना है वो आरआरबी एक्ट 1976 के तहत हुई है। एम नरसिंघम समिति की सिफारिश के हिसाब से इनकी स्थापना की गई थी। एग्जाम्पल में है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। अब जैसे होता ना कि कोई हम लोग आईपीएल का भी स्पॉन्सर होता है, तो वैसे ही आरआरबी का भी जो है वो कोई स्पॉन्सर बैंक होता है जो उसको हेल्प करता है संचालन में, ऑपरेशन में। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो इसका नियामक कौन होता है, तो आरआरबी का जो नियामक है, मेन जो नियामक है, जो उसका रेगुलेटर है वो आरबीआई है। लेकिन इमीडिएटली उसको नाबार्ड देखता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, नाबार्ड। तो नाबार्ड उसको इमीडिएटली देखता है, लेकिन अल्टीमेटली बोलते ना, एक जो है वो चच्चा है और एक अल्टीमेटली बाप है। तो अल्टीमेट बाप जो है वो कौन है, आरबीआई। लेकिन चाचा जी जो देखते हैं, अभिभावक जो है वो है नाबार्ड। सीआरआर और एसएलआर इन पर लागू होता है। सीआरआर और एसएलआर का मतलब है कि जैसे जो 4% और 18% का जो कट है वो इनको भी देना पड़ता है। किसको, 4% आरबीआई को, 18% अपने पास। पीएसएल मैंने आपको बताया था, प्रायोरिटी सेक्टर में इनको लोन देना पड़ता है आरआरबी बैंक्स को, और यह लोन कितना होता है, 75%। यानी जो भी इनके पास आया है, जो भी इनके पास ऋण देने योग्य राशि है, आफ्टर एसएलआर सीआरआर को हटाने के बाद जो भी पैसा ऋण देने में बचता है, उस पैसे का 75% इनको लोन देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि इनके पास 150 था, 150 में ये मान लेते हैं सब कुछ दे दाके इनके पास 100 रुपया लोन देने वाला बचा, तो 100 रुपया में ये 75% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में देंगे। ठीक है, और शाखाएं इसकी सीमित होती है, कुछ जिलों में ही होती है। अब देखिए आरआरबी का जो है वो मालिक कौन होता है, तो आरआरबी का जो मालिक है वो देखिए पहले जो था वो ऐसा था, सेंटर था 50%, राज्य था 15%, सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% और 35% ये स्पॉन्सर्ड बैंक होता था। अब जो आरआरबी का जो संचालन है वो कैसे होता है, 51% जो है वह सरकार का है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्पॉन्सर बैंक तीनों का मिलाकर के 51% है। 49% अब प्राइवेट लोग भी आरआरबी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी पहले था 50 केंद्र का, 15 राज्य का और 35 स्पॉन्सर का, अब इन तीनों को बस मिला है 51% और 49% हम और आप भी जो है वह आरआरबी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 49% हम और आप भी जो है वह आरआरबी में स्पेंड कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट?
तो एक तो हो गया आरआरबी, ठीक है, आरआरबी, तो इसी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐसे बताया हुआ है। दूसरा जो है वह है स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, ये भी क्या है, डिफरेंशियल बैंक ही है। तो डिफरेंशियल बैंक में हमको कौन कौन सा पढ़ना है, एक आरआरबी, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक पेमेंट बैंक, और एक होलसेल बैंक है, वो तो प्रस्तावित है, तो उसके बारे में डिटेल अभी नहीं है। इन दोनों बैंकों को हम समझते हैं क्या है ये। तो देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाया गया था। पेमेंट बैंक को भी नचिकेत मोर समिति के सिफारिश पर ही बनाया गया था। अंतर समझिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट हो जाए और छोटे उद्योगों को लोन देना, मेन टारगेट इनका यह था। पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये सब का है कि भैया जो छोटे छोटे ग्राहक होते हैं ना, जो छोटा छोटा जमा रखते हैं, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक में आप 1 लाख रुपए जमा कर दिए, तो छोटी छोटी बचत, छोटी छोटी सेविंग्स को प्रमोट करना, ठीक है, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। इसको कौन बना सकता है? तो जिसके पास 100 करोड़ का पूंजी है, तो पूंजी वाले लोग इसको बनाएंगे, चाहे वो एनबीएफसी हो, बैंक हो, ये सब 100 करोड़ वाले लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी 100 करोड़ वाली मोबाइल कंपनियां, देखिए आप, एयरटेल, सुपरमार्केट कंपनियां जो भी होती हैं बिग बाजार टाइप की, वो सब भी बना सकती है, जैसे जियो। तो 100 करोड़ वाले, दोनों साइड में 100 करोड़ रुपया लगेगा, तब जाकर के ये बनेगा, ठीक है। दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं आगे आपको। इसको खोलने के समय प्राथमिकता कहां को दिया गया था? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, और ये बोला कि कहीं पर भी इसको खोल दिया जाएगा, ठीक है। 25% स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रामीण क्षेत्र में अपना शाखा खोलना है। कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो उसको अपनी शाखा 25% किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में खोलनी पड़ेगी। जैसे मान लो कोई भी, जैसे एग्जांपल है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उसको 25% ग्रामीण क्षेत्रों में भी शाखा खोलना पड़ेगा। और ये पेमेंट बैंक होते हैं, इनको 25% अपना ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे किराना दुकान वगैरह में अपना एक पॉइंट बनाना पड़ता है कि भैया ये पेमेंट बैंक का पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट, ठीक है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में इनको भी 25% बनाना पड़ता है। तो ये सामान्य तौर पर दुकानों में होता है, ये सब, इसको एक्सेस आप कर सकते हैं दुकानों में, ये उसका अंग्रेजी वर्जन है, ठीक है। ये जो है वह उसका अंग्रेजी वर्जन है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, हां, अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो है वो, अब हम लोग उसको लिख लेते हैं ताकि वो हमको हमेशा ध्यान में रहे। सबसे पहला चीज ये है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक जो मेन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वह अगर देखा जाए तो जो डिपॉजिट है, जो जमा है, जो डिपॉजिट्स है, जैसे आपको अगर मन कर गया तो आप आराम से इसमें जमा दे सकते हैं, जमा ले सकता है, जैसे नॉर्मल बैंक में आप जमा कराते हैं। ये जो है ना, इसमें रेस्ट्रिक्शंस है, ये नहीं ले सकता, इसमें रेस्ट्रिक्शंस है। क्या रेस्ट्रिक्शंस है? सबसे पहले तो इसमें रेस्ट्रिक्शन ये है कि इसमें 2 लाख रुपए तक ही जमा होगा। और जमा ना आप 2 तरीके से करते हैं। कैसे कैसे? एक जमा कैसा किया आप कि भैया आज, मतलब आज जमा किए, अब कभी भी निकाल सकते हैं, सेविंग अकाउंट में जो जमा करते हैं। और एक होता है कि एक समय के बाद निकालेंगे हम। तो जमा जो है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो डिपॉजिट जो है ना वो 2 तरीके से होता है, एक मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, और एक समय जमा, टाइम डिपॉजिट। तो जैसे आप सेविंग अकाउंट में आप अपना जो पैसा रखते हैं, या जो बिजनेसमैन का करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में बिजनेसमैन को ज्यादा लेन देन की लिमिट होती है, क्योंकि उनका रोजाना खर्च जो है वो ज्यादा होता है। और समय वाले में आ जाएगा एफडी। तो जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हैं,
अगर नॉर्मल कंडीशन देखें, अब ये कि नहीं हम आज एफडी किए थे कल तोड़ दिए, वो नहीं, नॉर्मल अगर हम कंडीशन देखें तो फिक्स डिपॉजिट एक टाइम के बाद ही आप लेते हैं, तो ये वैसा जमा है जो एक समय के बाद आपको वापस मिलता है, यह है समय जमा। और एक है मांग जमा, जो जब भी आप मुंह उठाकर जाएंगे बैंक से वो पैसा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जब मन करेगा तब आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज डिमांड डिपॉजिट, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो जो पेमेंट बैंक है वो 2 लाख तक का जमा ले सकता है और केवल मांग जमा ही ले सकता है, यानी ये डिमांड डिपॉजिट ही ले सकता है और कुछ भी नहीं ले सकता। डिमांड डिपॉजिट के अलावा ये कुछ भी नहीं ले सकता, यानी ये टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकता है, ये ले सकता है सब कुछ, ये नहीं ले सकता है। ठीक है, दूसरा एक और अंतर है डेबिट कार्ड में, डेबिट कार्ड नहीं क्रेडिट कार्ड में, अगला जब आएगा तब अंतर आएगा। ये जो है वह डेबिट कार्ड दे सकता है, ये भी दे सकता है। क्रेडिट कार्ड ये दे सकता है, ये नहीं दे सकता, क्योंकि ये लोन ही नहीं दे सकता है, ये लोन नहीं दे सकता। पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता, इसीलिए पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है कि यह ऋण नहीं दे सकता। अब अगर मैं पूछूं कि भाई क्या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में दे सकता है, तो ये तो दे ही सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, याद करिए कल ही प्रायोरिटी सेक्टर बैंक का मैंने आपको चार्ट पढ़ाया कि पहले ये 75% था, अब 60% ये पीएसएल में दे सकता है, लेकिन ये जो है वो नहीं दे सकता। क्यों? जब ये लोन ही नहीं दे सकता तो ये प्रायोरिटी सेक्टर को लोन कैसे देगा? तो इसका मतलब है ये प्रायोरिटी सेक्टर को लोन नहीं दे सकता, क्योंकि लोन ही नहीं दे सकता। तो पेमेंट बैंक का मेन डिफरेंस आपको यही याद रखना है कि पेमेंट बैंक को लाया गया था छोटे छोटे सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए। पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता, पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता, पेमेंट बैंक जमा भी लेता है। अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है तो जब वो जमा भी लेगा तो वो एक लिमिटेड जमा लेगा, कितना? मैक्सिमम 2 लाख का, और वो भी केवल और केवल डिमांड डिपॉजिट लेगा, वो एफडी वगैरह नहीं कर सकता है, वो एफडी वगैरह नहीं कर सकता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक सब कुछ कर सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक हर कुछ कर सकता है, हर कुछ कर सकता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वह लोन भी दे सकता है, जमा भी ले सकता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाने का उद्देश्य जो अनडिजर्व्ड जो लोग थे उनको मदद करना, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। तो जो अनडिजर्व्ड फार्मर्स है, मतलब अनडिजर्व कह रहा हूं, अनसर्व्ड फार्मर्स हैं, जिन फार्मर्स को लोन वगैरह नहीं मिलता है, उसको यहां से लोन मिलता है इन बैंकों से। तो आप कहोगे सर एसबीआई वगैरह तो है ही है, तो फिर अलग से ये बैंक क्यों बनाया जाता है? देखिए, अब जैसे आप बोलिएगा सर हिस्ट्री तो है ही है जीएस में, फिर अलग से ऑप्शनल क्यों है? अब एसबीआई का काम केवल और केवल अनसर्व्ड फार्मर्स को देखना ही नहीं है। एसबीआई का एक काम अनसर्व्ड फार्मर्स है, स्टूडेंट्स भी हैं, बिजनेसमैन भी है, लेकिन इन बैंकों को टारगेट दिया गया कि नहीं आप बस उसी ग्रुप को देखिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे जीएस में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, लेकिन ऑप्शनल में बस ये टारगेट है कि केवल आपको हिस्ट्री ही पढ़ना है। तो वैसे ही है कि नॉर्मल बैंक भी ये करते हैं, एसबीआई भी ये देता है। जो काम स्मॉल फाइनेंस बैंक करता है वो एसबीआई भी करता है। फिर क्यों खोला गया? फिर इसलिए खोला गया क्योंकि एसबीआई के पास अलग अलग डोमेन है, स्टूडेंट है, फिर किसान है, अमीर आदमी, गरीब सब है। इसके केवल उद्देश्य यही है कि आप अनसर्व्ड फार्मर्स को, छोटे उद्योगों को मदद करें, ऐसा। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये जो है वो हम लोगों ने यहां तक हमने बैंकिंग वाला जो खंड था वो हमने देखा। तो ये बैंक जो है वो हम लोगों ने देख लिया। अब अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट विल बी नॉन बैंक्स। ये बैंक नहीं है, ये जो है वो बैंक नहीं है।
यह है नॉन बैंक। अब नॉन बैंक में कौन कौन आता है? नॉन बैंक में कौन कौन आता है? साइंस और ज्योग्राफी की चांदनी बेटा अभी से करवा दे सब क्लास स्टार्ट, सब क्लास हो जाएगा बाबू, एक साथ सब पढ़ लोगी, हिस्ट्री भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, इकोनॉमी भी, साइंस भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी हो जाएगा बाबू। मेरा क्लास खत्म हो जाएगा तो वो हो जाएगा स्टार्ट। करंट अफेयर्स की क्लास बताया तो कि संडे को, सैटरडे को होगी। करंट अफेयर्स की क्लास सैटरडे को होगी बाबू मेरा, अमित सैटरडे को होगी। ठीक है बेटा, चलो जनवरी में एग्जाम होना है, एक साल पहले से करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे, यानी जनवरी 2025 से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, हाँ सब करवा देते हैं, साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स सब कुछ करवा देते हैं, एक साथ सब हो जाएगा। ठीक है बाबू, धीरे धीरे होता है बेटा मेरा, धीरे धीरे। ये है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। देखो यहां पे सबसे पहला है एक्जिम, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और नाफेड। इन पांचों को जो है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाओ एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक का पूरा नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, यानी ये बैंक वैसा है जो आयात और निर्यातकों को हेल्प करता है। मान लो भारत से विदेशों में कुछ चीज को निर्यात करना है, उन सबको ये हेल्प करता है, बस टारगेट यही है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और ये 6th 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना जब हम पढ़ेंगे तो छठवां जो पंचवर्षीय योजना था 1980 से 85, उस समय इसको बनाया गया था। नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, इसको भी 6th फाइनेंशियल ईयर में बनाया गया था, 6th 5 ईयर प्लान में 1 जुलाई 1982 को। दोनों में ये पहले बना है, ये बाद में। तो एक्जिम है, फिर नाबार्ड है, फिर नेशनल हाउसिंग बैंक है, फिर सिडबी है, फिर नाफेड है। जैसे मैंने लिखा है वही बनने का भी ऑर्डर है उसका। ठीक है, इसको बनाया था सीवारमन समिति ने, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। और इसका उद्देश्य क्लियर है, यह ऐसा बैंक है जो राष्ट्र का है और कृषि और ग्रामीण विकास में हेल्प करता है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में। यह है नाबार्ड। ठीक है, यह है नाबार्ड, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है सारा कुछ। अगला है नेशनल हाउसिंग बैंक, ये नई दिल्ली में है, 7वें 5 ईयर प्लान में बना था। इसका उद्देश्य है हाउसिंग, यानी जो बड़े बड़े आप प्रोजेक्ट्स देखते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, उनको ये फंडिंग देता है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये छोटे छोटे उद्योगों को जो है वो उसको फंडिंग प्रोवाइड करवाता है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ है और ये 7वां और 8वां दोनों 5 ईयर प्लान में इसको हम देख सकते हैं। और इसका उद्देश्य छोटे उद्योगों का विकास है। कब कब बना है वो याद रखो। और अभी जो रिसेंट बना है वो है नाफेड, पहले 4 ही था, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, अब 5वां बना है। ठीक है, अब पहले 4 ही था, अब 5वां बना है। 5वां कौन है? तो 5वां है मुंबई, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो इसका उद्देश्य है कि अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंडिंग प्रोवाइड करना। अब इन पांचों बैंकों का आपने ऑब्जेक्टिव देख लिया, जैसे एक्जिम बैंक का एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रोवाइड करना, नाबार्ड का एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए करना, हाउसिंग का हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में करना, सिडबी का छोटे उद्योगों में करना, नाफेड का जो है वह अवसंरचना में करना। पांचों पढ़ लिए। अब बात यहां ये उठता है कि ये पांचों की पांचों कैसी एजेंसी है? इसको बोलते हैं हम रीफिनांस एजेंसी। कैसी एजेंसी है? रीफिनांस एजेंसी। रीफिनांस एजेंसी का मतलब क्या हुआ? पुनर्वित्तीयन संस्था। पुनर्वित्तीयन संस्था कहने का मतलब हुआ कि ये सारी संस्था, ये सारी जो संस्था है वो अप्रत्यक्ष ऋण देती है। अब कैसे? कैसे? तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो नाबार्ड है, तो नाबार्ड जनता को लोन नहीं देता, नाबार्ड देता है आरआरबी को, बैंक को। बैंक जो है वो कस्टमर को देता है। तो बैंक मेरे लिए फाइनेंस एजेंसी हो गया। जो हम बोलते हैं ना कि अरे जब हम जाते हैं शॉपिंग करें तो बोलते हैं फाइनेंस करा लो, बोलते हैं।
तो बैंक जो है वो मेरे लिए फिनांस एजेंसी है, नाबार्ड जो है वो मेरे लिए रीफिनांस है कस्टमर के लिए। क्योंकि नाबार्ड, आपने कभी सुना है कि नाबार्ड आपको लोन दे रहा है? नहीं। आरआरबी आपको लोन देगा। आपने कभी सुना कि नेशनल हाउसिंग बैंक आपको लोन देता है? नहीं, आपको एसबीआई देता है। तो कहने का मतलब है कि जो हमको देता है वो फिनांस एजेंसी है, जो हमको नहीं देता, ये नाबार्ड जो है वो आरआरबी को देता है, आरआरबी हमको देता है। तो नाबार्ड जो है वो मेरे लिए क्या है? नाबार्ड जो है वह मेरे लिए रीफिनांस एजेंसी है। नाबार्ड जो है वह मेरे लिए रीफिनांस एजेंसी है कस्टमर के लिए। आरआरबी मेरे लिए बैंकिंग है, फिनांस एजेंसी है। यानी ऐसे सोचो कि पापा मम्मी को दे रहे हैं, मम्मी आपको दे रही है, तो मम्मी इज अ फिनांस, पापा इज इनडायरेक्ट, तो वो रीफिनांस। ठीक है। अब सवाल आपका उठता है कि ठीक है भाई, बैंक तो दिया कस्टमर को, तो बैंक तो पैसा कमा लिया और बैंक पैसा बैंक में जमा होता है और कस्टमर को बैंक देता है, तो उससे बैंक का खर्चा निकलता है। लेकिन नाबार्ड में तो ना पैसा जमा होता है, तो फिर नाबार्ड ये सब काम कैसे कर रहा है? अब आप ऐसे सोचो कि बैंक में पैसा जमा होता है तो बैंक लोन दे सकता है बिना टेंशन के। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यहां पर तो नाबार्ड को तो पैसा कोई कस्टमर देता नहीं है, सारा पैसा तो बैंक में जमा होता है, तो बैंक तो आपको आराम से लोन दे देगा क्योंकि उसके पास पैसा जमा है आपका। नाबार्ड पैसा कहां से लाता है? तो नाबार्ड के लाने का तरीका है क्या? देखो, क्या नाबार्ड को चाहे तो गवर्नमेंट देती है और चाहे फिर नाबार्ड जो है वो बॉन्ड इशू करता है। कहां पर? तो अपने आप को सेबी में रजिस्टर करके। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो भारत में जो शेयर मार्केट है, जो शेयर बाजार है, जो बॉन्ड बाजार है, इसका नियामक है ये, इसका नियामक है, इसका नियामक है। क्लियर है? तो नाबार्ड जो है वो सेबी से अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है और नाबार्ड बॉन्ड बेचता है और बॉन्ड बेचने के बाद नाबार्ड को पैसा आता है, वही पैसा नाबार्ड आरआरबी को देता है, आरआरबी कस्टमर को देता है। कस्टमर जो लौटाता है तो आरआरबी वो पैसा कुछ रखकर कुछ उसमें से कुछ कमाएगा, वो नाबार्ड को दे देता है और नाबार्ड फिर जिसने बॉन्ड खरीदा था उसको दे देता है। हर स्टेज में सब लोग जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाते हैं। हर स्टेज में सब लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वह कमाने का काम करते हैं। ठीक है। अब देखिए, सेबी के बारे में 1988 में यह बना था, लेकिन 1992 में यह वैधानिक बन गया। मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी ये 1992 में बन गया। वैधानिक का मतलब है कि यह कानूनी हो गया। ठीक है, ये कानूनी बॉडी बन गया। इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई। और इसके हेड कौन है? तुहीन कांता पांडे। फर्स्ट फीमेल इसकी कौन थी? माधवी पुरी बुच, ऐसा कुछ नाम है, माधवी पुरी। ठीक है। तो यह है सेबी जो शेयर मार्केट को देखता है। शेयर और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? जैसे मान लो कि एक कंपनी है, जैसे मान लो अभी पीडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, तो पीडब्ल्यू चूंकि अब अपना शेयर इशू करेगा सेबी में, आईपीओ जारी करेगा, तो जब पहली बार जब जारी होता है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। तो वैसी कंपनी को पैसा जुटाने का कैसा कैसा साधन है? एक वो बैंक से ले सकती है, एक वो किसी उधार देने वाले से ले सकती है, एक जनता से ले सकती है। तो जनता से दो तरीके से ले सकती है। एक तरीका है कि भाई मैं अपना बॉन्ड तुमको दे रहा हूं, मान लो ये मेरा बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड मैं तुमको दिया, तुम बॉन्ड ले लो मेरे से, मुझे पैसा दे दो, हम तुमको इंटरेस्ट देते रहेंगे। चलो भाई, ठीक बात है। तो जो भी बॉन्ड मेरा खरीदेगा वो मुझे पैसा देगा, मैं उस पैसे को लगाऊंगा और उसको इंटरेस्ट पे करूंगा। उसका मेरी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। हम फायदा में रहे घाटा में रहे, उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। दूसरा है, मान लो दूसरा है कि कंपनी ने शेयर इशू किया, तो मान लेते हैं इसने शेयर खरीद लिया, तो जो शेयर खरीदेगा उसको कंपनी के नफा नुकसान से लेना देना है। उस वाले को नहीं था, उस वाले को बस इंटरेस्ट चाहिए। इसको ऐसा नहीं है, इसने अगर शेयर खरीदा है तो ये भी पैसा लगाया है,
बॉन्ड वाले ने भी पैसा लगाया था, लेकिन इसको फिक्स इंटरेस्ट जो भी है वो मिलता रहेगा। शेयर वाला मालिक बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो हिस्सेदारी खरीद रहा है, तो जब कंपनी फायदा में रहेगी तो उसको फायदा मिलेगा, जब नहीं रहेगी तो उसको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उसने 100 रुपए में शेयर खरीदा, उसका 1000 बन जाए, और हो सकता है 100 रुपए डूब जाए। इसका है कि इसको 100 रुपए का लगाया है मान लो, तो हो सकता है कि 5 रुपए मिलता है, तो इसको 5 रुपए मिलता रहेगा जब तक कि इसका प्रिंसिपल वापस ना हो जाए। तो यही शेयर और बॉन्ड है। शेयर में मतलब हिस्सेदारी है, बॉन्ड का मतलब है कि बस आपको पैसा दिया, आपसे इंटरेस्ट लूंगा, काम खत्म। आप कहां से दोगे, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, आपको बस देना पड़ेगा। दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग। क्लियर है? चलिए, तो ये पांचों के पांचों जो रीफाइनेंस एजेंसी है ये कानून से बनाए गए हैं। तो 5 है, कौन कौन? नेशनल हाउसिंग, सबसे पहले एक्जिम, फिर नाबार्ड, फिर सेबी, फिर एनएचबी, फिर सिडबी, फिर NABFID। ठीक है, सभी कानून से बनाए गए हैं। ये जनता से जमा स्वीकार नहीं करते, जनता को लोन भी नहीं देते। ये आप रीफाइनेंस है, ये बैंक को देते हैं, बैंक आपको देता है, ऐसा। नाफेड सबसे लेटेस्ट बना है, उसको देख लीजिए। नाफेड 2021 में बना है पार्लियामेंट के द्वारा, और इसमें स्टार्टिंग में जो इसके बनाने के समय कुछ, मान लो कोई भी संस्था को बनाओगे तो भाई पैसा देना पड़ेगा ना, तो 20,000 करोड़ रुपए दिया गया था। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। इसके पहले अध्यक्ष है केवी कामत। 2002 में 2020 में, सॉरी यहां 2020 लिखना होगा। यहां इसको सुधार देता हूं, 2021 में ये बना है। 2022 में इसको फाइनली आरबीआई ने बोला कि ये AIFI हो जाएगा। जो 4 गो था तो 5 गो हो गया 2022 में। 21 में ये स्थापित हुआ, 22 में ये 5वां बन गया। ठीक है, तो ये एक्जिम, नाबार्ड, NHB और सिडबी के बाद 5वां AIFI जो है वह बन गया है। तो ये 5वां नंबर AIFI बन गया है। ठीक है, तो कल हम लोग गरीबी और बेरोजगारी खत्म करेंगे। कल हम लोग गरीबी और बेरोजगारी खत्म करेंगे। थैंक यू। तो इसको MCQ भी सॉल्व करेंगे, इसको प्रैक्टिस करिएगा।